हेलो ऑल, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 32nd लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग मुंबई यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। इस वीडियो में मैंने एमयू पेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पेट एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इस पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत कम डेज बचे हुए हैं। अगर आप इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू भी कर लेते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एग्जाम में आप इस पीडीएफ से 15 to 20 डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पीडीएफ के साथ साथ हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स एंड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस मच मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। टू ज्वाइन दिस बैच, कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। In this lecture, we will look at previous year questions for PET examination. So let's begin with the video. First question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। अब जब भी रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस होता है और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है। इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है। जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one is called non-probability sampling? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप गिवन है। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड ऑप्शन डी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के टाइप होते हैं जिसमें आप पॉपुलेशन में से सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जिसमें आप रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं करते हो बल्कि आप अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट और अपने ओपिनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। अब कोटा सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो? आप क्या करते हो, पहले हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से आप होमोजीनियस पॉपुलेशन बनाते हो। अब कैसे, इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पर आपको एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन गिवन है, दिस इज हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप क्या करते हो, कोटा सैम्पलिंग में होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हो। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भी है। अब रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया,
रिसर्चर को स्टडी करना था मेल पर अबव 40, जिनकी एज 40 से ज्यादा है वो मेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था। तो रिसर्चर ने इस हेट्रोजेनियस पॉपुलेशंस को पहले होमोजेनियस ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर रिसर्चर ने एक 40 इयर्स के मेल को ले लिया। अब रिसर्चर क्या करेंगे, इस होमोजेनियस ग्रुप से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब कैसे, मान लीजिए यहाँ पर रिसर्चर को लग रहा है इस पर्सन से मुझे डेटा मिल सकता है, तो रिसर्चर इस पर्सन को लेंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से। तो नेक्स्ट रिसर्चर को लगता है मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है, मुझे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो मैं इसको ले लूंगा। तो इस तरीके से कोटा सैम्पलिंग में रिसर्चर होमोजेनियस ग्रुप में से अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाता है आपका कोटा सैम्पलिंग। सो कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक टाइप होती है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्केल मेजरमेंट हैज अ नेचुरल जीरो। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन सी ऐसी स्केल ऑफ मेजरमेंट होती है जिसमें जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो वो आपकी होती है रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। सो हम इस टेबल के थ्रू जानते हैं। जैसे हमने देखा था कि आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट के 4 टाइप्स होते हैं, जिसको हम इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखेंगे, नॉयर। N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So nominal में आप क्या करते हो, अपने फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज को क्लासिफाई करते हो। देन ऑर्डिनल में आप क्या करते हो, फीचर्स के हिसाब से कैटेगरीज को क्लासिफाई करते हो एज वेल एज आपके डेटा में एक ऑर्डर फॉलो करते हो आप। देन इंटरवल में आप क्या करते हो, नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इंटरवल में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि आपके डेटा में एक इक्वल इंटरवल होता है। देन इंटरवल में एक चीज और होती है कि आपके जीरो का यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं होता है, आपका जीरो यहाँ पर आर्बिट्री होता है। ओके, देन रेशो, रेशो में क्या होता है आपका नॉमिनल, ऑर्डिनल एज वेल एज इंटरवल, ये तीनों स्केल ऑफ मेजरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और रेशो में एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक ये होता है आपका कि रेशो में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, In order to pursue the research, which of the following is priorly required? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब आप आपके रिसर्च को स्टार्ट करते हो तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या परफॉर्म करते हो। सो रिमेंबर दिस आर दी स्टेप्स इन रिसर्च। सो आप जब भी आपके रिसर्च स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टेप में आप आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। मीन्स आप किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर डिफाइन करते हो। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, उसमें आप क्या करते हो, सब कुछ पहले से प्लान करते हो, सब कुछ डिसाइड कर लेते हो कि आप किस मेथड से डेटा को कलेक्ट करोगे, कहाँ कहाँ से आप पॉपुलर सैंपल्स को उठाओगे, या फिर आप कौन से मेथड्स यूज करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आप सब कुछ यहाँ पर इस स्टेप में डिसाइड कर लेते हो। सो ये डेवलपिंग और रिसर्च डिजाइन ये आपका सेकेंड स्टेप होता है, ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस आप इसी स्टेप में आपके रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। सो रिसर्च डिजाइन में सेकेंड स्टेप में ही आप आपके रिसर्च हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। तो डेटा एनालिसिस जो कि आपके लेटर स्टेप में आता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, ये आपका फर्स्ट स्टेप नहीं होता है, जिसमें आप आपके डेटा को एनालिसिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो और कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हो और कुछ कंक्लूजन देते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जब आप आपके रिसर्च को परफॉर्म करते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने
डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सबसेट ऑफ अ डैश। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कौन किसका सबसेट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब सैंपल और पॉपुलेशन क्या होता है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो पॉपुलेशन क्या होता है कि रिसर्चर किस पर्टिकुलर टॉपिक पर, किस पॉपुलेशन पर स्टडी करने वाले हैं, वो पूरी उनकी पॉपुलेशन हो जाती है, किन लोगों पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये पूरी रिसर्चर की पॉपुलेशन हो जाती है। अब रिसर्च में पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो रिसर्चर क्या करते हैं, पॉपुलेशन में से किसी लोगों को और थोड़े बहुत लोगों को चूज कर लेते हैं। सो रिसर्चर ने यहाँ पर इन लोगों को चूज कर लिया और रिसर्चर का ये सैंपल बन गया। सो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का एक सबसेट, तो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट और पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसे हम कहते हैं सैंपल, और इस सैंपल पर रिसर्चर स्टडी परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अ सैंपल इज द सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैम्पलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करोगे कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में एक उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सेलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो और नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, सो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। सो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। सो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है, बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, Dash research focuses on establishing causal relationships with controls among variables, independent moderator and dependent is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इसे कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? सो आप जैसे देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोज्ड फैक्टो। एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोज फैक्टो। एक्सपोज फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप cause and effect relationship find out करते हैं between independent and dependent variables. Next question. The first page of the research report is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है, ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोवा इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एनोवा क्या होता है। सो एनोवा आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं एनोवा टेस्टिंग। सो एनोवा में जिसे हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। सो इस टेस्ट में आप दो या फिर दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं, सो उसे हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एंड थैंक you for watching this video. Good luck with your preparations.